हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो को लेके ईएसआई की इंटरव्यू के सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी, बट वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हमने अगले वीडियो के लिए कुछ बातें छोड़ दी थी। तो आज हम कुछ अलग बिंदुओं पर बात करेंगे। तो जैसे मैं एक और पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूँगा, जैसे कि हम जब भी इंटरव्यू में इंटर करते हैं तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि कितने बोर्ड मेंबर हैं वहाँ पे, और बहुत ही सहजता से, बिना हड़बड़ाए हुए, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे हम इंटर करते हैं तो बहुत हड़बड़ी में होते हैं। तो हमें हड़बड़ी ना दिखाते हुए सारे इंटरव्यू में, अगर 4 आदमी हैं अगर बोर्ड में, तो चारों को इंडिविजुअली एक एक करके विश करना है। उसके बाद विश करने के बाद सबसे एक और जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि जैसे इंटरव्यू देते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जवाब नहीं दे पाते हैं सॉरी तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं, और बाद में इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर हैं वो आपको बाद में उसका आंसर बताते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे पता था। तो ऐसा सोचने में कभी हम मतलब उन्हें थैंक यू बोलना मतलब हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो मुझे पता था, मैं बता सकता था। तो ऐसे कुछ चीज़ें रिवॉल्व होती है उस माइंड में उस समय, और इस उहापों में हम उन्हें थैंक यू नहीं बोलते कि हाँ थैंक यू सर फॉर रिमाइंडिंग मी द आंसर। या फिर ऐसा होता है कि कभी आपने आंसर बोला किसी चीज़ का और उसमें उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो उस समय भी आपको ये नहीं सोचना कि अरे ये तो मुझे आता था। तो ऐसा सोचने के बजाय आप उनको थैंक यू बोले कि सर थैंक यू फॉर मॉडिफाइंग एंड करेक्टिंग माय आंसर। इस तरह बोलने से क्या एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है आपको। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे वो मैं खुद भी फेस किया हूँ कि जब मैं मॉक दे रहा था कई जगह पे, तो कई लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, बहुत ज़्यादा खोलो मत। तो मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ही कर लेंगे, अगर अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, तो फिर आप उन्हें स्पेस कहाँ दे रहे हैं आपके जोन में क्वेश्चन पूछे वो। फिर तो आप उन्हें फ्री छोड़ दे रहे हैं, वो आप किसी भी जोन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी फील्ड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहाँ तो आप और भी फंसने के चांसेज हैं आपके। तो उससे बेहतर है कि जिस चीज़ पे आप स्ट्रांग हैं, जिस चीज़ में आपका एक्सपोजर है, जिस पहलू में आप कंफर्टेबल है, उस चीज़ों पे खुले, क्योंकि आप जितना खुलेंगे उतना आप वो जो पैनल में है वो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, और आपसे उसी चीज़ों पर क्वेश्चन आपका बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। क्योंकि जहाँ आप रास्ता खोलेंगे, इंटरव्यू फिर उसी रास्ते में आगे बढ़ता चला जाता है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा गले की प्रॉब्लम है थोड़ी आज बियर करेंगे थोड़ा इस चीज़ के लिए। कई बार मैंने देखा अपने जो भी मैंने मॉक इंटरव्यू दिए, कई सारे साथियों ने भी ऐसा बोला, और कई सारे जो टीम मेंबर थे मॉक इंटरव्यू में, उन्होंने भी बोला कि मुझे ऐसा बोला कि आप बताओ ही मत कि आप जॉब कर रहे थे इतने सालों से। तो फ्रेंड्स, इतना आसान नहीं है कि आप 10 साल 11 साल से जॉब कर रहे हो, आप उस बात को छिपा लो। बेहतर ये है कि छुपाने की क्या ज़रूरत। मैं तो इस बात से बिल्कुल, उस समय तो चलो मैंने सोचा कि ठीक है इतने एक्सपीरियंस लोग हैं तो सही बात बोल रहे हैं, बट जब मैंने खुद इंटरव्यू दिया तो मुझे ऐसा लगा कि उससे बेहतर है कि आप अपने जो भी आपका एक्सपोजर है उसको खोलो वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन फिर आपको उसी पर आएंगे और आप उसमें बेहतर से तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि हम इतने साल से मतलब जॉब कर रहे हैं, तो एक इसमें कुछ ऐसा सोचने की बात है कि भाई तुम ऑलरेडी जॉब में हो तो फिर क्यों इधर आना चाहते हो। ये अपना वैलिड पॉइंट दीजिए कि मैं इधर क्यों आना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ तो रीज़न है जिसके कारण आप प्रेजेंट जॉब छोड़ के न्यू जॉब में जाना चाहते हैं। तो जो भी रीज़न है आप उस रीज़न को तो बताएं ही, और कुछ मैनिपुलेट करना चाहें लॉजिकली तो मैनिपुलेटिव आंसर दे सकते हैं, बट जो रियल रीज़न है वो तो ज़रूर इंक्लूड करें उसमें। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ठीक है फ्रेंड, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स पे आते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, जो खासकर ईएसआई से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो जैसा
एक और बात है मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जब ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का इंटरव्यू का प्रिपरेशन का दौर चल रहा था, तो मतलब इतनी सारी चीज़ें सब हम लोगों ने पढ़ी। हमारे ग्रुप मेंबर्स जितने थे, हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट कर रखा था, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, प्लेंटी ऑफ थिंग्स वहाँ डिस्कशन में आई, सब चीज़ें आई, लेकिन हमने एक बहुत ही छोटी चीज़ को बिल्कुल, या तो ये कह लें कि मतलब ध्यान ही नहीं गया किसी का, या फिर ये कह लें कि हम तो छोटी बातों पे ध्यान देते ही नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के पीछे भागते हैं। लेकिन इंटरव्यू में यही छोटी बातें बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो जैसा मेरे इंटरव्यू में मुझसे प्लांट फिजियोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जो बॉटनी से रिलेटेड थे। तो कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं कि बॉटनी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट हमने ये सोचना था कि ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का इंटरव्यू है, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट में ट्रीज का सबसे ज़्यादा रोल है, तो प्लांट फिजियोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये चीज़ इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन ना तो हमारे दिमाग में कभी स्ट्राइक की और ना ही कभी ग्रुप मेंबर्स जितने थे उनके माइंड में स्ट्राइक की। तो इसी हिसाब से इतना ध्यान रखिए कि जैसे अगर आप ESI का अगर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो व्हीकल है उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप जान ही लें, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने ही आने, आप साइंस के हो ना हो ये मैटर नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपसे क्वेश्चन वहाँ आ ही सकते, पूछे ही जा सकते हैं। तो उससे उस मायने में कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है वो कि ये पूछ सकते हैं कि भाई कुछ रैंडमली ही बोलूँगा, क्योंकि बहुत ऑर्डर में मैं सजा नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की व्यस्तता होने के कारण बहुत चीज़ मैं ऑर्डर में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन रैंडमली मैं बताता हूँ। जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। जैसे आप सुनते होंगे कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल, तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर क्या होता है। तो ऑक्टेन नंबर नॉर्मल जो होता है वो पेट्रोल फ्यूल के लिए यूज होता है, और सीटेन नंबर जो होता है वो डीजल फ्यूल के लिए यूज होता है। तो कुछ बेसिक मैं बता देता हूँ आपको वैसे इसका। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। एंटी नॉकिंग, अब आप बोलेंगे नॉकिंग क्या होता है, तो नॉकिंग एक्चुअली एक फेनोमेना है जिसके अंदर जो अनबैलेंस वेव क्रिएट होते हैं ड्यू टू अनइवन कॉम्बसन इन इंजन, जिसके कारण इंजन बहुत ज़्यादा साउंड करता है। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, उतना डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ज़रूरत लगी तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप जान लें फिलहाल कि ऑक्टेन नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, नॉकिंग क्या होती है। और सीटेन नंबर जो होता है वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि जो डीजल है उसका जो इग्निशन जो है कितना बेटर हो सकता है, तो इग्निशन प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है वो। तो इसकी वैल्यू 0 to 100 वेरी करती है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें मैं बता दूं कि जो हम आम मतलब ज़िंदगी में हमेशा देखते हैं, जानते हैं, लेकिन हम उस पर कभी गौर नहीं करते। जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम कर्व रोड हो सकते हैं, उसमें बैंकिंग जो होता है, बैंकिंग कहने का मतलब ये कि वो इंक्लाइंड होती है रोड्स हमेशा कर्व पे, तो ये इंक्लिनेशन क्यों दिया जाता है। तो इसका तो वैसे साइंस के स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आपसे थोड़ा डिटेल्स में इस पर पूछ भी सकते हैं, उसे फ्री बॉडी डायग्राम बनवा सकते हैं, बट अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो बस आपसे सिंपल ये पूछ सकते हैं ऐसा क्यों दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए दिया जाता है कि जब कर्व पे आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होता है, जो मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो n होता है और कंपोनेंट साइन थीटा, वो एक्स्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको प्रोवाइड करता है, इससे कि आपका जो व्हीकल है वो बाहर की तरफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण बाहर की तरफ मतलब टॉपलिंग ना हो, टॉपल ना कर जाए। तो बैंकिंग का मेन फंक्शन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपकी गाड़ी को एक एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे कि आपकी गाड़ी का स्कीडिंग ना हो
और स्कीडिंग होके मतलब बाहर की तरफ टॉपल होने, मतलब बाहर की तरफ वो ड्रैग होके बाहर की तरफ ना, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो मतलब बाहर की तरफ ना फेंका जाए, बोले अगर सिंपल भाषा में तो तो ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जो कि इंटरव्यू में ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड होते हैं कि पूछे जा सकते हैं। व्हीकल के टर्म में बात करें तो व्हीकल में आपको इसके लिए जो होता है एक गियर होता है, डिफरेंशियल गियर। तो डिफरेंशियल गियर का फंक्शन क्या है? तो डिफरेंशियल गियर का फंक्शन ये है कि जब कर्व पे अगर आप मूव करते हैं तो ऑब्वियसली जब एक कर्व होता है उस पर इनर साइड का जो व्हील होता है उसको कम डिस्टेंस मतलब कवर करना पड़ता है जो कर्व पे, और आउटर व्हील जो होता है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो इसके लिए एक डिफरेंशियल गियर का अरेंजमेंट होता है 4 व्हीलर में। 2 व्हीलर में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट 4 व्हीलर में इसके लिए डिफरेंशियल गियर की का प्रोविज़न होता है। इसी कारण जो इनर व्हील रहता है वो कम डिस्टेंस कवर करता है, और कम डिस्टेंस क्या मतलब कम स्पीड पे घूमती है व्हील, और आउटर व्हील जो होते हैं वो ज़्यादा स्पीड पे घूमती है। डिफरेंशियल गियर को डिटेल्स के लिए, उसके लिए अलग से एक डिटेल्स वीडियो आपको कभी बताना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, ये टर्म डिफरेंशियल गियर का समझना। उसके अलावा एक और टर्म आपने सुना होगा कि ABS सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, जो आजकल नए 4 व्हीलर कारों में आपने सुनते होंगे। तो इसका क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन ये है कि यूनिफॉर्म ब्रेकिंग को मतलब करता है, आपके चारों चक्के में एक साथ एक यूनिफॉर्म ब्रेकिंग क्रिएट करता है, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है वो स्कीड ब्रेकिंग के दौरान स्कीडिंग को प्रिवेंट करता है। और कुछ इसमें बातें हैं, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि गियर का काम क्या है। तो गियर का काम आप अगर सिंपल आपसे पूछे कि गियर का काम क्या है, तो आप बोले कि जो मोशन को ट्रांसफ़र करता है, या तो स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, जैसा नंबर ऑफ टीथ्स रहते हैं गियर में उस हिसाब से वो गियर का जो ट्रांसमिशन जो होता है उस हिसाब से, मतलब टर्न के अकॉर्डिंग वो स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ मोशन के लिए वो यूज होता है। अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपसे टाइप्स ऑफ गियर पूछ सकते हैं, स्पर गियर, बीवल गियर, रैक एंड पिनियन गियर। तो ये सब अगर साइंस के स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो ये सब डिटेल से पूछेगा। अगर आप नॉर्मल नॉन साइंस स्टूडेंट है तो आपसे टाइप्स नहीं पूछेंगे नॉर्मली। सॉरी। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो रिसेंटली क्या रिवोल्यूशनरी चीज़ें हुई हैं जो कि हमारे मतलब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए काफ़ी लाभदायक है, या फिर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो इस मतलब इस डायरेक्शन में सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशनरी स्टेप जो अभी जिस पर काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है, तो वो है हाइड्रोजन फ्यूल। तो कई जगह पे ये ऑपरेटिव भी है, जर्मनी जैसी कंट्रीज में। इंडिया में भी ये एक्सपेरिमेंट स्टेज में है। सुनने में ऐसा भी आया कि गुजरात में प्लांट भी लगने वाला है। तो सॉरी, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का जनरेशन कैसे होता है। तो एक अगर सिंगल थॉट में अगर बोले तो, या फिर फर्स्ट थॉट कभी माइंड में आता है तो सबको एक ही चीज़ होता है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से होता तो ज़रूर है, बट ये काफ़ी कॉस्टली है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस सबसे ज़्यादा जिस प्रोसेस से अभी जो प्रोड्यूस होता है वो मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन होता है। तो मीथेन रिफॉर्मिंग रिएक्शन के थ्रू ये अभी सबसे ज़्यादा जनरेशन होता है इसका, जो अभी प्रैक्टिस में ज़्यादा है। उसमें वर्बली मैं बता दूं आपको कि इसमें दो रिएक्शन होते हैं इसमें। एक होता है जो मीथेन नेचुरल गैस है वो, प्लस वाटर, और जो हीट होता है वो स्टीम के रूप में इसमें दिया जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है मीथेन और वाटर का, वो CO प्लस 3H2 का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद एक और रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, वो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं उसको, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। उसमें CO प्लस H2O जो होता है वो फर्दर CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट होता है।
और तो इस ये प्रोसेस है जिसके थ्रू मैक्सिमम हाइड्रोजन जनरेशन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस से भी पॉसिबल है बट वो काफ़ी कॉस्टली है, तो अभी ये उतना फैशन में नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री होता है। सबसे बड़ा तो ये है जो कि आज के समय में हमारे लिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम है। उसके अलावा लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक काफ़ी सिर्फ यही एक टेक्नोलॉजी के कारण आज हम ई कार या ई व्हीकल को एक जैसा सपना सब साकार हो सका है, जो बैटरी पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। तो इस पे भी और भी बहुत रिसर्च चल रहे हैं कि लिथियम आयन बैटरी पे लेके। उसके अलावा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट लाया कि वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये वन वर्ल्ड वन ग्रिड का मतलब ये है, मेन इसका पर्पस ये था कि जैसे सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा जो क्या बोल सकते शॉर्ट कमिंग ये है कि वो 24 आवर अवेलेबल नहीं होता। बट जब हम पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड को एक नज़रिए से एक टाइम जोन में एक समय में जब देखें, जब एक पार्ट में सोलर नहीं है तो दूसरे पार्ट में सोलर पावर अवेलेबल है। तो अगर हम वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे कॉन्सेप्ट को अचीव कर लेते हैं तो ये सोलर एनर्जी की एबिलिटी 24 आवर अवेलेबल रह सकती है फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी कदम है। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें और जो आपसे राइज हो सकती है, आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ क्लच का क्या काम है, एक्सीलेटर का क्या काम है। तो ये सब तो आप बता सकते हैं कि क्लच जो होता है गियर को इंगेज और डिसएंगेज करने में काम आता है। एक्सीलेटर का काम ऑब्वियसली गाड़ी को एक्सीलेट करने के लिए यूज होता है, इससे कि स्पीड हम बढ़ा सकें गाड़ियों की। तो ये सब तो खैर आप बता सकते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। एक चीज़ जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आप इतना तो सोच के बता ही सकते हैं कि डिस्क ब्रेक की एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर होती है, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस उसमें कम होता है विद कंपैरिजन टू ड्रम ब्रेक। जो मेन तो कॉन्सेप्ट यही है इसका। बाकी इसकी अरेंजमेंट ये सब इतनी आप आपसे नहीं पूछने वाले हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी अरेंजमेंट्स कैसी होती है, इसकी मेंटेनेंस रिलेटेड। अगर ये ज़्यादा डिटेल्स में जाना चाहें तो पूछ सकते हैं, अगर वो कोई इंजीनियरिंग का प्रोफेसर वहाँ बैठा हो तो। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है उसमें क्या क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि बायोफ्यूल एक बहुत बड़ा कदम है। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल रिगार्डिंग जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो पॉलिसी उस पर वर्क कर रहे हैं काफ़ी। उसके अलावा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जो है, जिससे पुराने व्हीकल जो हैं उस पर स्क्रैप करने से गवर्नमेंट ने उस पर नए जो व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी की प्रोविज़न दिया है उसमें। और उसके अलावा ग्रीन टैक्स जो एक है वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है मतलब इस डायरेक्शन में। तो ऐसे कुछ 4-5 पॉइंट आप बता सकते हैं कि क्या क्या मतलब स्टेप्स लिए गए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, जिससे कि और भी है। जैसे आपने सुना होगा कि सोलर हाईवे जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, और एक नागपुर मुंबई सोलर हाईवे अंडर डेवलपमेंट स्टेज में भी है, जिससे कि हाईवे पे सोलर पैनल मतलब सेटअप किए जाएंगे, जिससे कि चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे और जहाँ चार्जिंग की सुविधाएं होंगी ई व्हीकल्स के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है फ्रेंड्स। और इसके अलावा एक और जो बहुत जो चर्चा का विषय बना हुआ रहता है आजकल की BS6 व्हीकल। तो BS का वाली बात है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। वो तो भारत स्टेज इसका फुल फॉर्म है।
तो इसमें क्या है कि वो लास्ट जो वर्जन था वो BS4 था। तो BS5 ना लाके अभी जो इतना पॉल्यूशन को लेके इतनी दुनिया में जो इसको लेके जो अवेयरनेस जो है वर्ल्ड में आज के डेट में, इसको लेके गवर्नमेंट ने इसकी ज़रूरत को समझ मतलब बहुत सीरियसली लिया है, और उसने BS4 से डायरेक्ट BS6 में स्किप करने का प्लान बनाया। और तो BS6 में अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे कि BS6 का और BS4 में क्या डिफरेंस है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर इसमें जो सॉक्स और नॉक्स होता है उसका एमिशन को बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। जैसे पेट्रोल इंजन में BS4 टू BS6 में शिफ्ट होने से 25% तक जो है आपका जो नॉक्स का रिडक्शन होता है। और डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में जो है 70% नॉक्स का रिडक्शन होता है। उसी तरह सॉक्स का भी उसमें जो BS4 टू BS6 में शिफ्ट होने से सॉक्स का भी इमिशन बहुत कम हो जाता है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो नए जो इंजन BS6 अगर आते हैं तो इसमें सिर्फ इंजन का ही चेंज होता है या फिर फ्यूल में भी कुछ चेंज होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो आपको बताना चाहूँगी इसमें इंजन और फ्यूल दोनों में चेंज होता है। उसके बाद अच्छा कुछ मैं एक और बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मैं इंटरव्यू जब मेरा हुआ था तो मेरे से इंटर करते ही सर ने पहला क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि आपका कॉलेज का एड्रेस बताओ। तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है, तो पैनिक ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली कई सारे लड़के होते हैं जो कि 8-8 साल 10-10 साल 6 साल 7 साल हो चुका होता है कॉलेज पास आउट हुए। तो अब एड्रेस अगर आपको अच्छे से पता है तो एड्रेस बताएं, अगर नहीं पता तो इतना तो बता ही दे कि वो किस एरिया में था। तो ऐसे सिली क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और उसके अलावा आपका जो भी अटायर है, अगर आपने शर्ट पैंट कोट या फिर टाई बेल्ट जो भी पहन रखा है, शू पहन रखा है, तो उससे अगर बेसिक चीज़ें जान ले कि उसका ब्रांड क्या है, कहाँ का ओरिजिन है, वो इतना तो जान ही ले एटलीस्ट। क्योंकि कभी कभी वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उस चीज़ के बिना जाने समझे खरीद लेते हैं, या फिर आप जो खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ भी बिना नॉलेज के, बिना अननोइंगली कुछ भी चीज़ आप करते हो, मतलब आपका कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं रहता किसी चीज़ों में, तो बिना मतलब अवेयर हुए हर चीज़ ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ चेक करने की चीज़ें हैं जो चेक करने के लिए सब क्वेश्चन पूछे जाती है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके अलावा अच्छा कुछ जो नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो लेटेस्ट जो है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है। तो आप इसमें मेट्रो रेल तो हालांकि पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं मेट्रो रेल है, मोनो रेल है, जो मुंबई में मोनो रेल जो चलती है। उसके बाद हाइपर लूप जो एक बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है, जिससे कि मतलब काफ़ी हाई स्पीड पे इसमें आप एक जगह से दूसरे जगह पे आप मूवमेंट हो कर सकते हो। हाइपरलूप के बारे में आप पढ़ लेना, नेट पर आपको मिल जाएंगे काफ़ी चीज़ें इसमें। इसका स्पीड 970 to 1000 kmph तक इसका स्पीड जा सकता है हाइपरलूप का। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1000 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आप अचीव कर सकते हो ऑन लैंड, नॉट इन एयर। तो एक कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया है ये। उसके अलावा एयर टैक्सी आपने बेंगलोर में बीते दिनों में सुनी होगी कि इसके काफ़ी डिस्कशन में थी। उसके अलावा वाटर एरोड्रोम, जो वाटर प्लेन जो है, जो सरदार सरोवर डैम, जो सरदार सरोवर जो है वहाँ भी इसको लाने की बात थी, और चिल्का लेक में भी इसको लाने की बात थी। उसके अलावा जो है आपका वाटर मेट्रो जो कोची में स्टार्ट हुआ है, और उसके अलावा अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता में बनाने की बात हो रही थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है, काफ़ी लेटेस्ट है, डेवलपमेंट है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। उसके अलावा
एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो रोड के किनारे आपने देखे होंगे, जो पत्थर पे जो पिलर्स लगे रहते हैं उस पे किलोमीटर ये सब दर्शाता है, तो उसमें कलर कोडिंग होता है। कुछ पीले कलर के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर्स के होते हैं। तो उसकी कलर कोडिंग समझ लें कि हाईवेज़ के लिए कौन सी कलर होती है, स्टेट हाईवे के लिए कौन सी होती है कलर। तो ये थोड़ा देख लेंगे। ये सब क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछ ही सकते हैं। उसके अलावा नंबर प्लेट का जो स्पेसिफिकेशन होता है, कौन सी डिजिट क्या दर्शाती है, ये चीज़ थोड़ा देख लेंगे। हालांकि कोई लोगों को ये चीज़ पता भी होगी। और एक और टर्म जो आप काफ़ी सुनते होंगे, पीयूसी व्हीकल के लिए हर 1 साल या 6 महीने पे आप रिन्यू कराते हैं। तो पीयूसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है। तो इसमें इमिशन नॉर्म्स जो होते हैं वो थोड़ा देख लेंगे कि क्या लिमिट होता है। वो सर्टिफिकेट में आपके हर घर में व्हीकल है ही आज की डेट में, तो आप देखेंगे उस सर्टिफिकेट में क्या उसका जो इमिशन लिमिट है वो वहाँ लिखा रहता है, स्टैंडर्ड क्या है और आपका एक्चुअल क्या है, मतलब रहता है वो उसमें लिखा रहता है। उसके अलावा क्या क्या पॉल्यूटेंट्स होते हैं व्हीकल एग्जॉस्ट में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं नॉक्स, सॉक्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। साउंड को भी आप बोल सकते हैं, साउंड भी एक पॉल्यूशन ही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या क्या फ्यूल्स यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि बायोफ्यूल है, एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, हाइड्रोजन भी कई जगह पे यूज हो रहे हैं। और उसके अलावा जो इस पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बायोफ्यूल की बात चल रही है, तो क्या 100% बायोफ्यूल पे गाड़ियाँ चल सकती हैं? तो अभी इसके लिए कॉम्पेटिबल नहीं हुई है जो भी इंजन्स अभी बन रही है, क्योंकि इसके लिए बहुत मॉडिफिकेशन चाहिए इंजन्स में। तो अभी प्रेजेंट में जो ब्लेंडिंग का जो रेशियो है वो 90:10 का है, यानी 10% बायोफ्यूल होता है और 90% बायोफ्यूल बोले तो इथेनॉल होता है उसमें, और 90% जो भी पेट्रोल है वो रहता है। और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इसको 20% तक लाने की बात है। तो ये एक आपका फ्यूल का हो गया, जो फ्यूल यूज होते हैं उसमें। और उसके अलावा आप जो एक और है जो फ्लैक्सी फ्यूल इंजन पूछ सकते हैं। फ्लैक्सी फ्यूल इंजन क्या होता है? तो फ्लैक्सी फ्यूल इंजन भी आजकल काफ़ी चर्चा में रहती है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज़ हो सकते हैं एक इंजन में, यानी कई सारे फ्यूल्स के लिए वो कॉम्पेटिबल होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आप बायोफ्यूल जो भी है उसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, 10%, 20% या उससे ज़्यादा भी उसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ाया जाए तो उसके लिए वो कॉम्पेटिबल होगा। तो फ्लैक्सी फ्यूल का इंजन का कॉन्सेप्ट ये है। ब्लेंडिंग, पहले मैं आपको बता दिया कि ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग का सेंस ये है कि ब्लेंडिंग में हम बायोफ्यूल और पेट्रोल को हम आपस में मिलाते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी है। उसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि बायोफ्यूल किस किस चीज़ से बनाया जाता है। तो आपने एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि और रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट में इथेनॉल पॉलिसी भी बिहार गवर्नमेंट की आई थी, उसको डिटेल्स में देख लेंगे। नहीं हुआ तो मैं इसको किसी और वीडियो में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। हमारे बिहार गवर्नमेंट की इथेनॉल पॉलिसी आई और फर्स्ट स्टेट था जिसने इथेनॉल पॉलिसी लाई थी। तो इथेनॉल बनता किस किस चीज़ से है, सॉरी, तो आपको ये पढ़ लेना होगा क्या क्या है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें मेनली इथेनॉल में मेनली जो है ये जो रोटेन जो ग्रेन्स होते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं ग्रेन्स, उसका यूज़ काफ़ी बड़े तौर पे होता है। उसके अलावा जो बायोफ्यूल्स है, ये आपको जो भी जो ऑयल्स होते हैं, जो आपको कुकिंग ऑयल्स, उससे भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये उसके अलावा जो जैट्रोफा एक होता है ग्रास, उससे भी प्रोड्यूस होता है। तो उसके अलावा कॉर्न्स है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम बायोफ्यूल बनाते हैं। इसका प्रोडक्शन का जो मेन प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन है बायोफ्यूल का। तो फर्मेंटेशन के थ्रू हम बायोफ्यूल बना सकते हैं।
बायोफिल करेगा तो फर्मेंटेशन क्या है, एक अल्कोहल है एक तरह से, इथेनॉल तो एक तरह से अल्कोहल ही है। हम जो बेवरेज में यूज होते हैं जो अल्कोहल वो भी इथेनॉल ही होता है, उसमें कंसंट्रेशन बहुत कम होते हैं, तो वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनता है, एनारोबिक फर्मेंटेशन से, या इनकम्प्लीट जो फर्मेंटेशन जो होता है। तो अच्छा ये पूछ सकता है कि जो 20% ब्लेंडिंग का गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो कब तक का है। तो पहले फ्रेंड्स ये 2030 तक था, इसको रिड्यूस करके 2025 कर दिया गया है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इथेनॉल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इथेनॉल का यूज़ आप बता सकते हैं कि बेवरेज में यूज़ होते हैं, सैनिटाइज़र पे यूज़ होते हैं, मेडिसिन में यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। तो ऐसी कुछ यूजेज हैं इथेनॉल के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही तक रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने से लोग काफ़ी बोर भी हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे और भी चीज़ों के साथ हम फिर से दूसरी वीडियो बना के लाएंगे। और आशा करते हैं कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हर काफ़ी वेरिएशन मैंने रखा है चीज़ों में, कंटेंट्स में। और जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से मैं आपको डिटेल्स में भी चीज़ें बताऊँगा। और जहाँ तक होगा मैं कुछ अलग देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे जगहों से प्राप्त भी हो रही होंगी, बट कुछ अलग देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स मेरे जो भी कोशिश है उसको अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये दौर सिर्फ यहीं तक का नहीं है, ESI तक का नहीं है। जब ESI का भी समय चल रहा है इंटरव्यू का, इसलिए मैं इस पर वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ। और भी कई सारे वीडियोज़ बनाऊँगा, अपने नॉलेज शेयर करूँगा आपसे। तो और कुछ आपसे भी कुछ सीखने को मिले, आप भी अपने कमेंट्स डालें कि हाँ आपको किस चीज़ में और कुछ जानने की ज़रूरत है, या फिर आपको कुछ लगता है कि हाँ इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या फिर अपने कुछ और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो अपने कमेंट्स में आप इन चीज़ों को मेंशन करें। मुझे काफ़ी खुशी होगी उन चीज़ों को देख के। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना तक रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।